सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा के पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है उस पर बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपठित गद्यांश और या फिर काव्यांश। वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। अपठित गद्यांश या काव्यांश को कैसे हल करें इसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना सरल वास्तव में ये है नहीं, क्योंकि इसमें 6+6 अंक तो आपके हिंदी अनिवार्य में पूछे जाएंगे और 6+6 अंक आपके जो ऐच्छिक हिंदी है, हिंदी साहित्य, उसमें पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब 12 नंबर का मैटर अनिवार्य हिंदी में है और 12 नंबर का मैटर ही आपके हिंदी साहित्य में है। तो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अगर आपको वास्तव में पूरे में से पूरे अंक लाना है तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। अपठित गद्यांश या काव्यांश, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपठित गद्यांश और काव्यांश है क्या। देखिए, ये अपठित का मतलब क्या हो रहा है यहाँ अपठित, ए का मतलब नहीं और पठित मतलब पढ़ा हुआ, यानी ऐसा गद्य या ऐसा काव्य का अंश जो हमारे पढ़ा हुआ नहीं है, यानी जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम जो आपके निर्धारित है उस पाठ्यक्रम का अंश नहीं है। वो किसी पत्र पत्रिका का हिस्सा हो सकता है, किसी साहित्य का हिस्सा हो सकता है, किसी विज्ञान का अंश हो सकता है, राजनीति का कोई लेख हो सकता है, इतिहास की कोई बात हो सकती है, साहित्य का कोई विचार हो सकता है। यानी किसी भी क्षेत्र से आपको वो गद्यांश या काव्यांश दे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए, ये पढ़ा हुआ नहीं होगा, आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा। न तो गद्यांश आपके पाठ्यक्रम में शामिल होगा, न काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में शामिल होगा। तो अब मूल बात यह है कि जब हमारे पाठ्यक्रम में ये शामिल नहीं है तो हमें इसे हल कैसे करना है या हम कैसे इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो गद्यांश या काव्यांश है इसको हल करते वक्त पहली बात का क्या ध्यान रखेंगे, पहली बात का ये ध्यान रखेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों में, आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे अरे यार क्या है, अपठित काव्यांश तो कर लेंगे, अपठित पद्यांश भी कर लेंगे, अपठित गद्यांश में क्या है, इसमें तो लिखना है, छांट छांट के लिख देंगे, पंक्तियां उठा उठा के लिख देंगे। ऐसा विचार अगर आपका है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अपठित गद्यांश या काव्यांश को कैसे हल करना है वो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे। तो पहली बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपने वो सुना होगा ना, कुशल तैराकी डूबते हैं, जो ज्यादा अति आत्मविश्वासी होते हैं उनके ये गलत हो जाता है। तो सबसे पहले तो अति आत्मविश्वास घातक है, यानी ज्यादा आत्मविश्वासी होकर के इसको हल नहीं करना है। सरल है लेकिन फिर भी ये आपके नंबर कटवा सकता है। आपका उद्देश्य होना चाहिए पूरे में से पूरे, 6 में से 6 और 6 में से 6। तो अति आत्मविश्वास घातक है, यानी आसानी से लगने वाला गद्यांश पद्यांश गलत हो सकता है। यानी इसके जो प्रश्नों के उत्तर आप लिखोगे वो गलत हो सकता है। तो एक तो अति आत्मविश्वास नहीं रखना है। दूसरी बात, जो गद्यांश या काव्यांश है इसको 2 से 3 बार गंभीरता से धैर्यपूर्वक पढ़ें। जो भी काव्यांश या गद्यांश है बिल्कुल आप धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक उसको 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि है ही वो अपठित है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक बार पढ़ने पे ही उसका अर्थ आ जाएगा। इसलिए आप क्या करें, 2 से 3 बार उसको धैर्यपूर्वक पढ़ें। फिर क्या करें, कठिन शब्दों को रेखांकित करें। जो भी कठिन शब्द हैं उनको आप अंडरलाइन करें, क्योंकि हो सकता है वो कठिन शब्द आपके ध्यान में नहीं हो, आपकी वोकेबलरी में नहीं हो, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करें, उनको रेखांकित करें और उस पंक्ति के संदर्भ से, यानी संदर्भ से आप उसका अर्थ लाने की कोशिश करें। संदर्भ से अर्थ प्राप्त करें। जो भी उस पंक्ति के संदर्भ में जो बात कही जा रही है, उस कठिन शब्द का उसके पंक्ति
में प्रयोग करते हुए उसका जो है अर्थ निकालने की कोशिश करें। और सारे कठिन शब्दों के अर्थ आप निकाल लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई गारंटी भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द होंगे जो हो सकता है उनके अर्थ आपको अंत तक भी नहीं आए तो घबराना नहीं है, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, क्या करें। फिर चौथा जो बिंदु है उसका केंद्रीय भाव, केंद्रीय भाव आप उसका निकालें, चाहे काव्यांश है चाहे गद्यांश है, कोई बात उसमें बार बार रिपीट हो रही होगी और उस केंद्रीय भाव को आप समझें कि ये गद्यांश या ये पद्यांश किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर आपको ये पता चल गया कि वास्तव में ये गद्यांश कहाँ किसके बारे में जा रहा है, तब तो फिर सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। और अगर आप केंद्रीय भाव ढूंढने में असमर्थ रहते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे पहले काव्यांश का या गद्यांश का केंद्रीय भाव निकालें। केंद्रीय भाव निकाल करके उस बारे में विचार करें कि ये कहाँ किसके बारे में जा रहा है। ये मुख्य बातें जब आप ध्यान रख लेते हैं तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि अब कितनी तरह के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश हो चाहे अपठित काव्यांश, उसमें से आपको मुख्य चीज होती है, देखिए गद्यांश में से आपको अर्थ ग्रहण करना होता है और काव्यांश में से आपको भाव ग्रहण करना होता है। ये दो चीज़ें मुख्य होती है। तो इसमें से आपके 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपके शीर्षक संबंधी प्रश्न होगा, आपको एक उचित शीर्षक देना होगा। दूसरा प्रश्न या दूसरे जो प्रश्न होंगे वो विषय वस्तु से संबंधित होंगे। और तीसरे तरह के प्रश्न होते हैं आपके भाषा व्याकरण संबंधी। ठीक है, यानी ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी गद्यांश है चाहे काव्यांश है, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है शीर्षक। अब शीर्षक कैसे निकालें, अभी हमने पिछले उस टिप्स में हमने बात की थी कि आपको केंद्रीय भाव पता होना चाहिए, चाहे वो काव्यांश है चाहे गद्यांश है। यदि आपने केंद्रीय भाव निकाल लिया तो ये शीर्षक भी उसी केंद्रीय भाव के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। आप आसानी से समझ लेंगे कि इसका शीर्षक क्या है। तो केंद्रीय भाव निकाल करके शीर्षक निकालें। शीर्षक जो है सार्थक होना चाहिए, शीर्षक सार्थक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा का मतलब अधिकतम 3-4 शब्द, 3-4 शब्दों में यह होना चाहिए। शीर्षक ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3-4 शब्द में ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है और जानते हुए आप गलती करते हैं, पद्यांश की या काव्यांश की यूं क्यों लाइन उठा करके उसके शीर्षक में लिख देते हैं। ध्यान रखिए, एग्जामिनर जो कॉपी जांच रहा है सीधा वो देखते ही काट करके 0 नंबर टिका देगा। उसमें आपको शीर्षक सार्थक लिखना है। जो वो गद्यांश है वो एक तरह से शीर्षक उसका पूरे का प्रतिनिधित्व करे और छोटा होना चाहिए शीर्षक। अब चूंकि आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो ये गद्यांश और पद्यांश है इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर दिए तो वो बहुत बड़ी समस्या कर दी। बड़ी समस्या ये कर दी है कि अब आपको शीर्षक 4 में से एक छांटना है। तो छांटने में क्या है, जैसे अभी मैंने कुछ गद्यांश देखे हैं, वो पूरा गद्यांश है समय के बारे में। आपने देख लिया कि वह चलो समय के बारे में। अब पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि समय का महत्व, दूसरा कह रहा है विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, तीसरा कह रहा है मनुष्य के जीवन में समय का महत्व, चौथा कह रहा है मनुष्य का समय का दुरुपयोग। अब 4 ऑप्शन में समय आ रहा है और आपने अगर गलती से 4 ऑप्शन नहीं पढ़े तो वहां गलती कर देंगे। इसलिए चारों विकल्प पढ़ें, चारों विकल्प पढ़ें। चारों विकल्प यदि आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप अगर सही उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे तो एक बार पुनः वापस गद्यांश को पढ़ेंगे और जांचेंगे कि वास्तव में समय का महत्व है कि विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व है या और कोई भी हो सकता है। तो चारों विकल्प पढ़ना जरूरी है। अब विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें भी 99% विद्यार्थी क्या करते हैं, पंक्तियां उठा उठा के लिख देते हैं। अरे भाई, आपको पंक्तियां उठा उठा के नहीं लिखनी है, आपको अपनी भाषा में उत्तर देने हैं। अपनी भाषा में उत्तर देना है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी पंक्ति गद्यांश में है या जो भी पंक्ति पद्यांश में है उसको देख लें और उसका क्या उत्तर बन रहा है वो उत्तर वही होना चाहिए, लेकिन भाषा अपनी होनी चाहिए। फिर देखिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। शब्द सीमा का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अब मान लो 10 शब्द में उत्तर आ रहा है और वो 5 लाइनें गद्यांश की यूं क्यों उठा के लिख देते हैं। ये शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं करें, इससे आप नुकसान में जा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, जो इन्वर्टेड कोमा होता है, इस तरह का इन्वर्टेड कोमा में कोई पंक्ति होती है, उस इन्वर्टेड कोमा की पंक्ति को यूं का यूं ही नहीं लिखना है, उसको अपने
भाषा में ही लिखना है। और काव्यांश में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हो, क्योंकि काव्यांश में तुम्हें पता नहीं चलता कि इसका अर्थ क्या है। तो जो भी अर्थ आपको समझ में आया है उसी हिसाब से उसका अर्थ लिखें। फिर भाषा व्याकरण, तो तीसरे तरह का जो प्रश्न होता है वो भाषा व्याकरण को लेकर के होता है, जिसमें आपके सारे जितने भी भाषा और व्याकरण के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो आपके प्रत्यय का हो, चाहे उपसर्ग का हो, चाहे संधि का हो, चाहे समास का हो, चाहे कठिन शब्द का हो, लोकोक्ति का हो, मुहावरे का हो, किसी भी दृष्टि से वो व्याकरण का प्रश्न हो सकता है। समानार्थी हो, विलोम हो, पर्यायवाची हो, ये सारे के सारे आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं और इनका संबंध आपकी वोकैबुलरी से होता है। अगर आपने वो पहले कहीं पढ़ रखा होगा तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंत में सारगर्भित उत्तर वो आपका विषय वस्तु संबंधी जो भी उत्तर है। और एक चीज मैं यहाँ और बता देना चाहता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे तो आप जब वहां उत्तर लिखेंगे, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जैसे ये 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो आप सबका उत्तर एक साथ लिखें। एक साथ का मतलब आप पेज चेंज नहीं करें, इस तरह का उत्तर लिखें। मान लो पहले में ए सही है तो ए सही है, और क्या सही है वो यहाँ जरूर उसका उत्तर भी यहाँ लिख दें। दूसरे का अगर द सही है तो द लिख के यहाँ उसका उत्तर लिख दें। इस तरह से ये ऑप्शन सही और उसके आगे जो उस ऑप्शन में उत्तर है वो लिख दें, ताकि जांचने वाले को आसानी रहे और आसानी से वो आपके उस उत्तर को सही कर दे। तो ये ध्यान रखें, ये आंतरिक खंड वाले प्रश्न होते हैं, एक साथ ही इनको करने होते हैं। अगर आपने अलग अलग जगह किए तो बहुत बड़ी मुश्किल में, बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, नंबर आपके कट सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने साथियों मित्रों तक इसको जरूर पहुँचाएँ। यूट्यूब चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।